सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। हाउ डू यू लिंक अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू सी फंक्शंस। सी प्लस प्लस प्रोग्राम से सी फंक्शन को कैसे लिंक करेंगे आप एक्सटर्न यूज कर सकते हैं, एक्सटर्न सी लिंकेज स्पेसिफिकेशन जैसे कि सी डिक्लेरेशन है वहां पर आप सी लिंकेज कर सकते हैं। और आपको बताना है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये क्या चीज है, ये आपको परमिट करता है कि आप अपना फंक्शन क्लास के बाहर लिख सकें, और ये भी परमिट करता है कि आप रेफरेंस कर सकें किसी भी आइडेंटिफायर को ग्लोबल स्कोप में जो कि हिडन है किसी और आइडेंटिफायर से जिसका सेम नेम है लोकल स्कोप में। लोकल स्कोप में वही नेम है, ग्लोबल स्कोप में भी वही नेम है, तो कैसे आप ग्लोबल स्कोप वाले को कॉल करेंगे या फिर उसको एक्सेस करेंगे, उसका हम स्कोप रेजोल्यूशन से करेंगे ऑपरेटर से। और दूसरा, आप अगर किसी अपने क्लास से बाहर फंक्शन को डिक्लेयर या डिफाइन करना चाहते हैं तो आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। डिफरेंस क्या है सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस क्लास में। जो डिफॉल्ट मेंबर है आपके सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर का, वो जो भी डिफॉल्ट मेंबर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और सी प्लस प्लस के बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में आप फंक्शन लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस क्लास में तो लिख ही सकते हैं, सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू इनिशियलाइज एन इंट विद अ कांस्टेंट। कितने तरीके हैं आप इनिशियलाइज कर सकते हैं इंट को किसी कांस्टेंट से। दो तरीके हैं इसके, दो फॉर्मेट इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला फॉर्मेट आपका ट्रेडिशनल सी नोटेशन है, जैसे आप इस तरीके से करते हैं इंट FOO 1 2 3। और दूसरा आपका है कंस्ट्रक्टर नोटेशन, जैसे आप इंट यहाँ पर कोई भी मेंबर दे दीजिए, कोई वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ब्रैकेट में आप ये 1 2 3 डाल दीजिए, अपने आप ये दोनों तरीकों से इनिशियलाइज हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट के रूप। हाउ डज थ्रोइंग एंड कैचिंग एक्सेप्शन डिफर फ्रॉम यूजिंग सेट जंप एंड लॉन्ग जंप। जो थ्रो ऑपरेशन कॉल, ये थ्रो ऑपरेशन है, ये डिस्ट्रक्टर, ये कॉल करता है डिस्ट्रक्टर को फ्रॉम ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएटेड सिंस एंट्री टू द ट्राई ब्लॉक। तो एंट्री से लेकर ट्राई तक जितने भी आपके ऑब्जेक्ट बने हैं उन सबको ये स्टैक से बाहर निकाल के डिस्ट्रक्ट करता है, यानी कि ये स्टैक अनवाइंडिंग होती है यहाँ पे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे आप यहाँ एक क्लास देख रहे हैं, क्लास बी। अभी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका नाम बिल्कुल वही है जो इस क्लास का है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने m इक्वल टू 0 दे दिया और n m में, मतलब यानी कि m में जब इक्वल टू 0 दे दिया तो ये एक डिफॉल्ट हो गया कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया आपने। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका, तो अपने आप जो वैल्यू है n को m मिल जाएगी, यानी m को 0 कर दिया। तो जब भी आप ये कुछ करेंगे तो आप m की वैल्यू इसको असाइन कर सकते हैं किसी और फंक्शन का यूज करके। और एक चीज और बताता हूँ इसमें मैं आपको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब है वो कंस्ट्रक्टर जो आपको जैसी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये अपने आप कॉल हो जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है। और क्योंकि कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं आप, इसलिए आप इस तरीके से अलग अलग आप कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर क्या है? व्हाट इज कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर? एक कंस्ट्रक्टर जो एक्सेप्ट करता है एक आर्ग्यूमेंट डिफरेंट टाइप का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर? कॉपी कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको अंतर बताना है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्ट करता है एक नया ऑब्जेक्ट। कैसे? जो कंटेंट है जो आर्गुमेंट में दिया हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके कंटेंट से ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट। जो ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर है ये असाइन करता है कंटेंट को एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट किसी और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का सेम क्लास का, यानी कि असाइनमेंट से ये ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए, ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये इसके सारे मेंबर इसको असाइन कर देगा। ये दोनों तरीके हैं आपके कॉपी कंस्ट्रक्टर और ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर के। व्हेन शुड यू यूज मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस कब यूज करेंगे? यानी कि आपके एक से ज्यादा बेस क्लासेस होंगी और एक ड्राइव क्लास होगी, ड्राइव क्लास ने इन सबको इनहेरिट कर रखा है। तो इसके आंसर ये हो सकते हैं कि नेवर, रेयरली, और जब, मतलब प्रॉब्लम डोमेन कैन नॉट बी एक्यूरेटली मॉडल इन एनी अदर वे। पहले तो आप इसको यूज ना करें, ये आंसर हो सकता है, या तब करें जब कोई और तरीका आपके पास ना बचे। Explain the is a and has a class relationship and how would you implement each in the class design? Is a और has a, ये क्या क्लास रिलेशनशिप है और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास डिजाइन में। ये स्पेशलाइज्ड क्लास इज, ये एक स्पेशलाइजेशन है किसी दूसरे क्लास का, और
इसीलिए जो इज अ रिलेशनशिप है ये किसी दूसरी क्लास के साथ होती है, जैसे एम्प्लॉय इज अ पर्सन, एम्प्लॉय इज अ पर्सन। तो ये रिलेशनशिप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे आप? इनहेरिटेंस के थ्रू। तो ये आंसर है कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इज अ रिलेशनशिप को आप इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे। एम्प्लॉय को हम डिराइव करेंगे पर्सन से, एम्प्लॉय इज डिराइव फ्रॉम पर्सन। तो ये जो क्लास है ये इंस्टेंस हो सकता है दूसरी क्लास का भी, जैसे एक एम्प्लॉय हैज अ सैलरी, एम्प्लॉय हैज अ सैलरी, इसका मतलब एम्प्लॉय क्लास का हैज अ रिलेशनशिप है सैलरी क्लास से। तो ये रिलेशनशिप हम इंप्लीमेंट करेंगे बाय एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ सैलरी क्लास इन दी एम्प्लॉय क्लास। यानी कि आप इस रिलेशनशिप को हैज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप एम्बेड कर देंगे सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास के अंदर। When is template a better solution than a base class? टेम्पलेट का बेटर सॉल्यूशन है बेस क्लास से। जब आप एक जेनेरिक क्लास बना रहे हैं जहां पर आप मैनेज करेंगे ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइप के, जब फॉर्मेट और बिहेवियर और जो अलग अलग टाइप के हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है और उनका जो कंटेनमेंट है या मैनेजमेंट है, और जहां पर पर्टिकुलरली जो अलग अलग टाइप के अदर टाइप के हैं वो अननोन है, यानी कि आपको जेनेरिक बनाना है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जब भी आप एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं आप और टेम्पलेट लिख के उसके आगे हम क्लास का नाम देते हैं। तो जब आप जेनेरिक क्लास बना रहे हैं और आप ये जानते नहीं कि टाइप कौन सा आने वाला है, तब आप, क्योंकि बेस क्लास तब बनाएंगे और ये बनेगा जब आपको पता है कि आपके क्लासेस को किस टाइप के आने वाले हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि टाइप क्या होने वाला है तब आप टेम्पलेट यूज करेंगे। म्यूटेबल मेंबर क्या होता है? म्यूटेबल मेंबर ऐसा मेंबर होता है जो आप कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसे म्यूटेट कर सकते हैं। तो ऐसा मेंबर जो मॉडिफाई कर सकते हैं बाय क्लास, तब जबकि ऑब्जेक्ट उस क्लास का जो या तो ऑब्जेक्ट या मेंबर फंक्शन वो आपने कांस्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि जब आपने कांस्टेंट बनाया, जब ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, तो आपने उसके सामने शायद कांस्टेंट लिख दिया। अब कांस्टेंट जब हो गया तो सारे मेंबर और फंक्शन कांस्टेंट ही होंगे, लेकिन आप इस कांस्टेंट होने के बावजूद भी अगर आप किसी क्लास के मेंबर को चेंज कर सकें तो उसके आगे आपको म्यूटेबल लिखना पड़ेगा। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कोई भी कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर जिसके सामने आपने एक्सप्लिसिट कीवर्ड लिखा है उसे हम एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये कंपाइलर इस एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करता है ताकि वो इंप्लीमेंट कर सके कोई इम्प्लाइड कन्वर्जन के लिए। इसका पर्पस जो है वो स्पेसिफिकली रिजर्व है कंस्ट्रक्शन के लिए। STL क्या है? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी जिसमें आपके अलग अलग टेम्पलेट्स हैं जो NC कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है, जो स्टैंडर्ड C++ स्पेसिफिकेशन के अंदर इंक्लूड की गई है। अगर आप ये STL लॉन्च करते हैं तो इसमें आपको इटरेटर्स, एलोकेटर्स, एल्गोरिथम ये सब मिलेंगे, यानी कि आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी जिसमें ऑलरेडी बना दी गई है जो C++ को और पावरफुल बनाती है। जैसे आप जो स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आप खुद इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप क्या करिए, स्टैक को जिस तरीके से आप iostream.h को इंक्लूड करते हैं वैसे स्टैक को इंक्लूड कर लीजिए, स्टैक क्लास को या स्टैक हेडर फाइल को, और उसके बाद आप सीधा स्टैक ऑब्जेक्ट बना के आप सीधा पॉप पुश कर सकते हैं। इन C++, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग? C++ में मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या अंतर है? जो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग है, देखिए मेथड इसमें शब्द कॉमन है लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक ही मेथड को ओवरलोड कर दिया, वो अलग अलग काम कर रहा है अलग अलग इनपुट पाने पर। और मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि मेथड कहीं आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी या आपके बेस क्लास में है और आप चाहते हैं कि आप उसकी अपनी डेफिनेशन दें। तो ओवरलोडिंग एक तरीका है C++ में जो आपको एक ही फंक्शन का नाम यूज करके अलग अलग काम करने की या अलग अलग उसमें एक्टिविटी करने की पॉसिबिलिटी देता है। यानी कि एक मेथड होगा, उसके अलग अलग सिग्नेचर्स होंगे। मेथड ओवरराइडिंग एक एबिलिटी है इनहेरिटेड क्लास में, जब आप एक वर्चुअल मेथड को दोबारा रीराइट करते हैं बेस क्लास में, बेस क्लास में फंक्शन दिया हुआ है, आप अपना इम्प्लीमेंटेशन देते हैं उसमें। व्हाट मेथड्स कैन बी ओवररिडन इन जावा? जावा में कौन-कौन से हो सकते हैं? इन C++ टर्मिनोलॉजी ऑल पब्लिक मेथड्स इन जावा वर्चुअल। ध्यान दीजिएगा,
सारे पब्लिक मेथड जावा में वर्चुअल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी जावा मेथड हैं वो दे कैन बी ओवररिडन। जितने भी जावा के मेथड है वो अपने आप ओवरराइड कर सकते हैं सब क्लासेस में। वो जो फाइनल होंगे, स्टैटिक होंगे, प्राइवेट होंगे, इनको नहीं कर सकते। बाकी जितने भी पब्लिक होंगे वो सारे कर सकते हैं। What are the defining traits of an object oriented language? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की क्या क्या डिफाइनिंग ट्रेड्स हैं? तो वो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेन चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है कि आपका लोग कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा हाइडिंग है, और भी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जो मेन है वो ये तीनों हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इसको पाई से याद करिए, पाई, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। RTTI क्या है? RTTI ये है रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन। इससे नाम ही पता चलता है कि आप रन टाइम पे टाइप का आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। तो किसी इनहेरिटेंस हायरार्की में वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज अ मेंबर। हम इनहेरिटेंस में रन टाइम पे मतलब पता कर सकते हैं। एक इनहेरिटेंस हायरार्की है आपके पास, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट टाइप पता कर सकते हैं कि ये किसका मेंबर है, ऑफ विच इट इज मेंबर। उसके लिए हम डायनेमिक आईडी ऑपरेटर, टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। दूसरा आंसर इसका ये हो सकता है कि ये रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन एक फैसिलिटी है जो आपको अलाउ करती है कि ऑब्जेक्ट टू बी क्वेरीड एट रन टाइम टू डिटरमाइन इट्स टाइप। यानी आप ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे पूछ सकते हैं कि आपका टाइप क्या है। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी का वो है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो एबिलिटी ऑब्जेक्ट की कि वो डायनेमिकली चेंज करे एट रन टाइम। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट डायनेमिकली अपने आप को चेंज कर रहा है रन टाइम पे। STL कंटेनर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ STL कंटेनर्स? 3 टाइप के STL कंटेनर्स हैं। एक तो एडेप्टिव कंटेनर्स है जैसे क्यू और स्टैक, एसोसिएटिव कंटेनर्स है जैसे सेट और मैप, सीक्वेंस कंटेनर है जैसे वेक्टर और DQ। तो एडेप्टिव कंटेनर्स, एसोसिएटिव कंटेनर्स और सीक्वेंस कंटेनर्स। बिटवाइज ऑपरेशंस गिवन इनपुट x, y, z एंड ऑपरेशन और एन एंड। ये आपको और एंड बता रहे हैं, मीनिंग इनका मीनिंग है और एंड। व्हाट इज द आउटपुट इक्वल टू इन? ये आउटपुट क्या है? अब देखिए, जो हम इसमें आउटपुट चाह रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का, मैं क्वेश्चन जरा समझा दूं आपको। इसका मतलब है आपके पास x और y और z 3 इनपुट हैं और ऑपरेटर, ये ऑपरेशन एंड और है। तो किस तरीके से आउटपुट ऐसा होगा इनपुट के बराबर, इनपुट आउटपुट का बराबर होगा। तो उसके लिए हम ये है x एंड y और x एंड z और y एंड z। तो जो भी इनपुट होगा वही आउटपुट में आ जाएगा। When should a function throw an exception? फंक्शन कब एक्सेप्शन थ्रो करेगा? जब वो अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाए जिसके लिए वो बनाया गया है। जब भी फंक्शन को कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए और अपना प्रॉमिस जो जिसके लिए बनाया गया है वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर फंक्शन एबल है प्रॉब्लम को हैंडल करने में और रिकवर करना है और उसको प्रॉमिस भी डिलीवर करना है, तो एक्सेप्शन वहां पर थ्रो नहीं होगा। अगर कोई इवेंट है जो बार बार हो रहा है, तो इसलिए आप देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग ये अच्छा तरीका नहीं है उसको डील करने का। इसका प्रॉपर फिक्सेशन करिए। आर देयर एनी स्पेशल रूल्स अबाउट इनलाइनिंग? इनलाइनिंग यानी आप इनलाइन जो फंक्शन बनाते हैं, इनलाइन लिखते हैं, उसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं क्या? जी हाँ, उसके कुछ स्पेशल रूल्स हैं। Any source files that is using this inline function must contain the function definition. जो भी जहाँ पर भी inline function है आपने डिफाइन किया है, वहाँ उसका डिक्लेयर किया, उससे डेफिनेशन भी होना चाहिए। inline function को आपको हर जगह डिफाइन करना पड़ेगा। इसका बेटर ये है कि आप क्लास हेडर में इसको बना दें और फिर उसको इंक्लूड करते रहें। दूसरा ये है कि हर जगह आप उसको डिफाइन करें। मेन आप inline नहीं कर सकते, मेन कैन नॉट बी inline। एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड क्लास को यूज करने के? फ्रेंड क्लास तब यूजफुल होती हैं जब, देखिए ये आपके क्लास 1 है, क्लास 2 है, ये दोनों आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में तो संबंध रहे, लेकिन ये C3 का इनसे कोई संबंध ना है। तो C1 और C2 को आप फंक्शन बनाते हैं, यानी C1 लिखेंगे, C2 को इसका फ्रेंड बना देंगे। अगर ये दोनों चाहते हैं कि अपने फीचर हाइड करें और एक टाइटली कपल्ड क्लास बनाएं हम, तो इसके लिए हम एक क्लास को फ्रेंड बना देते हैं। और इसका तरीका ये भी है कि हम फ्रेंड स्टेटस तो रखना चाहते हैं और साथ में चीजें सेव भी रखना चाहते हैं बाहरी क्लासेस से। व्हाट इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है?
पहला तो ये है कि एक कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट है, इसका मतलब वो कोई पैरामीटर इनपुट नहीं लेगा। अगर कोई यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया तो कंपाइलर अपने आप एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल कर देगा। ये आपका इनलाइन पब्लिक मेंबर है आपकी क्लास का, हमेशा होता है। जब कंपाइलर यूज करेगा इस कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो कंस्ट्रक्टर विल हैव नो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन एंड नल बॉडी विल हैव, मतलब इसकी नल बॉडी होगी, इसमें कुछ होगा नहीं क्योंकि ये तो डिफॉल्ट है। क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में थोड़ा अंतर बताइए। जो मेंबर हैं स्ट्रक्चर्स के वो पब्लिक होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर के प्राइवेट होते हैं। क्लासेस आपको डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करती है, जैसे क्लासेस में होगा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, क्योंकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। क्लास में डेटा और मेंबर फंक्शन ये दोनों बाइंड होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर में आप डेटा देते हैं, वैसे फंक्शन डाल सकते हैं, अगर C++ की बात करें तो उसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्लास का मेन काम ये है कि डेटा फंक्शन को बाइंड करना। कंटेनर क्लास क्या होती है? कंटेनर क्लास, कंटेनर एक ऐसी क्लास होती है अगर आप होल्ड करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी या एक्सटर्नल स्टोरेज में, एक जेनेरिक होल्डर की तरह काम करता है। इसका एक प्री डिफाइंड बिहेवियर होता है, एक नॉन इंटरफेस होता है ताकि इसके साथ आप कनेक्ट कर सकें। ये हाइड करता है जो टोपोलॉजी आप यूज करते हैं ताकि आप जो ऑब्जेक्ट है उनकी लिस्ट जो मेंटेन कर रहे हैं उसकी टोपोलॉजी को ये हाइड कर देता है। कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, हो सकता है हायरार्किकल हो। तो कंटेनर क्लास दो टाइप की हो सकती है, हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस का मतलब ये होता है कि जो कंटेनर क्लास में मिक्स ऑब्जेक्ट है, और होमोजेनियस का मतलब ये है कंटेनर क्लास में सेम ऑब्जेक्ट है। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने दो वेरिएबल एक जैसे लिख दिए या फंक्शन एक जैसे लिख दिए, जब उन्हें आप कॉल करेंगे, यानी कि आपका ये प्रोग्राम है, आपने एक लाइब्रेरी यहाँ यूज की, एक आप लाइब्रेरी यहाँ यूज की, कोई भी बाहर की लाइब्रेरी हो सकती है, इसमें एक ही नाम का फंक्शन है x, इसमें भी एक x नाम का फंक्शन है। अब जब आप दोनों लाइब्रेरी को अपने इसमें इम्बेड करेंगे और x नाम का फंक्शन यूज करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? नेम स्पेस इन सब कोलिजन को दूर करता है या रोकता है। तो नेम स्पेस एक पैकेज मान सकते हैं, ग्रुपिंग मान सकते हैं, ग्रुप जिसमें एक जैसी क्लासेस ऑब्जेक्ट और फंक्शन आप एक नाम के अंडर में दे सकते हैं। एक्सप्लिसिट कंटेनर क्या होता है? एक्सप्लिसिट कंटेनर हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं। ये ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में रोल प्ले नहीं करेंगे। दीज आर कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड विद एक्सप्लिसिट कीवर्ड। इसमें एक्सप्लिसिट कीवर्ड हम लगाते हैं, और ये पूरी तरीके से एक्सप्लिसिट कंटेनर आपका रिजर्व है कंस्ट्रक्शन के लिए। ये कंपाइलर इसे यूज नहीं करता है किसी भी इम्प्लाइड कन्वर्जन के लिए, इम्प्लाइड कन्वर्जन टाइप के लिए यूज नहीं करता है। क्लास इनवेरिएंट क्या होता है? क्लास इनवेरिएंट ये एक ऐसी कंडीशन है दैट इंश्योर्स करंट वर्किंग ऑफ अ क्लास एंड डिफाइन ऑल द वैलिड स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऐसी कंडीशन है जो इंश्योर करेगी जो क्लास की करेक्ट, एक तो क्लास करेक्ट काम करे, और ये डिफाइन करेगी और जितने भी वैलिड स्टेट है ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट आप एक क्रिएट होगा, क्लास इनवेरिएंट ये होल्ड करना चाहिए। ये इनवेरिएंसी का मतलब ये है कि बहुत जरूरी है ये ऑब्जेक्ट प्रिजर्व करें क्लास इनवेरिएंसी को हर एक ऑपरेशन में, जब भी क्लास के ऑपरेशंस हो रहे हो। जितने भी क्लास इनवेरिएंट्स हैं ये प्री कंडीशन भी है, पोस्ट कंडीशन भी है, जो ऑपरेशन हो रहे हैं या जो मेंबर फंक्शन आपके क्लास के हैं उसके प्री और पोस्ट दोनों ये आपके ऑपरेशंस है, कंडीशंस है इन ऑपरेशंस के लिए। लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग, इनको डिफरेंशिएट करिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली बाइंडिंग? लेट बाइंडिंग रिफर्स टू फंक्शन कॉल दैट आर नॉट रिजॉल्व्ड अंटिल द रन टाइम। लेट बाइंडिंग का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन कॉल जो जब तक रिजॉल्व नहीं होते, जब तक हम रन टाइम पे नहीं पहुंच जाते। अर्ली बाइंडिंग का मतलब ये है कि कंपाइल टाइम में ही ये फंक्शन की ये बाइंडिंग हो जाती है। लेट बाइंडिंग तब होती है जब आप वर्चुअल फंक्शन लिखते हैं, जबकि अर्ली बाइंडिंग तब होती है जब एक नॉर्मल आप फंक्शन लिखते हैं। अर्ली बाइंडिंग आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, यानी कि क्योंकि जो अर्ली बाइंडिंग के आप एग्जांपल देखिए, नॉर्मल फंक्शन कॉल है, ओवरलोडेड फंक्शन कॉल है, ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, ये सब एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। वरना क्या होता है कि जब आप रन टाइम पे कर रहे होते हैं तो पहले पता करना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है, उस पर जाना पड़ता है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज करेगा आपके ऑब्जेक्ट वेरिएबल को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से उसी सेम क्लास में। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने क्लास में, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपने आप कर देगा, इसे ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। व्हेन डू यू कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर? कब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर को तीन सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं, तीन नहीं मतलब कई सिचुएशन कॉल कर सकते हैं। ये इस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ सिचुएशन। जब कंपाइलर एक जनरेट करेगा टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, या जब फंक्शन रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को
जब फंक्शन रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का बाय वैल्यू, जब ऑब्जेक्ट उस क्लास का पास करेंगे आप बाय वैल्यू एज अ आर्गुमेंट फंक्शन को, जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ऑब्जेक्ट को किसके किसके ऊपर, बेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, जब आप एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार। नेम द इम्प्लिसिट मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। तो इम्प्लिसिट मेंबर फंक्शन क्या होते हैं क्लास के? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारा आपके डिफॉल्ट और डिस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो है ही आपके पास, इसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। बहुत शुक्रिया। ये कुछ और क्वेश्चन देखे हमने C++ के।